नमस्कार, मैं अमित कुमार। अजरा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस महान पुरुष की बात करने जा रहे हैं, उनका नाम महात्मा ज्योतिबा फूले है। आज उन्हें उनके जीवन परिचय एवं उनके संघर्ष के बारे में आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले, जिनका नाम ज्योतिराव गोविंदराव फूले था, ये 19वीं सदी का प्रमुख समाज सेवक माना जाता है। उन्होंने भारतीय समाज में फैली अनेक कुरीतियों को दूर करने के लिए सतत संघर्ष किया। अछूतोदार नारी शिक्षा, विधवा विवाह और किसानों के हित के लिए ज्योतिबा ने उल्लेखनीय कार्य किया है। ज्योतिबा फूले केवल किसी एक समुदाय के लिए नहीं किया कार्य, बल्कि वो सभी समुदायों के लिए कार्य किए हुए हैं। उसमें विधवा विवाह था, किसानों के लिए था और नारी शिक्षा के लिए भी था। उनका जो जन्म है 11 अप्रैल 1827 को सतरा महाराष्ट्र में हुआ था। उनका परिवार बेहद गरीब था और जीवन यापन के लिए बाग बगीचे में माली का काम करता था। ज्योतिबा जब मात्र 1 वर्ष के थे तभी उनकी माता का निधन हो गया था। ज्योतिबा का लालन पालन सगुनी बाई नामक एक दाई ने किया था। सगुनी बाई ने ही उन्हें माँ का ममता और दुलार दिया। 7 वर्ष की आयु में ज्योतिबा को गांव के स्कूल में पढ़ने भेजा गया। जातिगत भेदभाव के कारण उन्हें विद्यालय छोड़ना पड़ा। उस समय जब जातिगत अपनी चरम सीमा पे था, उसमें बहुत ज़्यादा भेदभाव था। उस समय ज्योतिबा राव को जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा, जिसके कारण वो उनको स्कूल छोड़ देना पड़ा। स्कूल छोड़ने के बाद भी उनमें पढ़ने की ललक बनी रही। सगुनी बाई ने बालक ज्योतिबा को घर में ही पढ़ने में मदद की। घरेलू कार्यों के बाद जो समय बचता उसमें वह किताबें पढ़ाते थे। ज्योतिबा पास पड़ोस के बुजुर्गों से विभिन्न विषयों में चर्चा करते थे। लोग उनकी सूक्ष्म और तर्कसंगत बातों से बड़े प्रभावित होते थे। अरबी फारसी के विद्वान गफ्फार बेग, मुंशी एवं फादल लिटिजिट साहब ज्योतिबा के पड़ोसी थे। उन्होंने बालक ज्योतिबा की प्रतिभा एवं शिक्षा के प्रति रुचि देखकर उन्हें पुनः विद्यालय भेजने का प्रयास किया और ज्योतिबा फिर से स्कूल जाने लगे। वह स्कूल में सदा प्रथम आते थे। धर्म पर टीका टिप्पणी सुनने पर उनके अंदर जिज्ञासा हुई कि हिंदू धर्म में इतनी विषमता क्यों है, जात भेद और वर्ण व्यवस्था क्या है। वह अपने मित्र सदाशिव बल्लभ बलाल कुडवे के साथ समाज, धर्म और देश के बारे में चिंतन किया करते। उन्हें इस प्रश्न का उत्तर नहीं सूझता कि इतना बड़ा देश गुलाम क्यों है। गुलामी से उन्हें नफरत होती थी। उन्होंने महसूस किया कि जातियां और पंथों पर बांटे इस देश का सुधार तभी संभव है जब लोगों की मानसिकता में सुधार होगा। उस समय समाज में वर्ग भेद अपनी चरम सीमा पर था। स्त्री और दलित वर्ग की दशा अच्छी नहीं थी। उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता था। ज्योतिबा को इस स्थिति पर बड़ा दुख होता था। उन्होंने स्त्री और दलित की शिक्षा के लिए सामाजिक संघर्ष का बीड़ा उठाया। उस समय जो महिलाएं थीं, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं हुआ करता था, उनको शिक्षा नहीं दिया जाता था और जो दलित वर्ग के थे उनको भी शिक्षा नहीं दिया जाता था, जिसको लेकर ज्योतिबा बड़े चिंतित हुआ करते थे और इस पर उन्होंने उन्होंने एक चैलेंज की तरह लिया और उन्होंने ठाना कि हम इस जो व्यवस्था है इसको हम ख़त्म करके ही मानेंगे। उनका मानना था कि माताओं जो संस्कार बच्चों पर डालती हैं उसी में उन बच्चों के भविष्य के बीज होते हैं, इसीलिए लड़कियों को शिक्षित करना आवश्यक है। उन्होंने निश्चय किया कि वह वंचित वर्ग की शिक्षा के लिए स्कूलों का प्रबंधन करेंगे। उस समय जात पात, ऊंच नीच की दीवारें बहुत ऊंची थीं। दलितों एवं स्त्रियों की शिक्षा के रास्ते बंद थे। ज्योतिबा इस व्यवस्था को तोड़ने हेतु दलितों और लड़कियों को अपने घर में पढ़ाते थे। वह बच्चों को छिपा कर लाते और वापस पहुंचाते थे। जैसे जैसे उनके समर्थक बढ़े, उन्होंने खुलेआम स्कूल चलाना प्रारंभ कर दिया। स्कूल प्रारंभ करने के बाद ज्योतिबा को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके विद्यालय में पढ़ाने को कोई तैयार न होता।
कोई पढ़ाता भी तो सामाजिक दबाव में उसे जल्द ही यह कार्य बंद करना पड़ता। इन स्कूलों में पढ़ाए कौन, यह एक गंभीर समस्या थी। ज्योतिबा ने इस समस्या के हल हेतु अपनी पत्नी सावित्रीबाई को पढ़ाना सिखाया और फिर मिशनरीज के नॉर्मल स्कूल में प्रशिक्षण दिलाया। प्रशिक्षण के बाद वह प्रथम प्रशिक्षित महिला शिक्षिका बनी। उनके इस कार्य से समाज के लोग कुपित हो उठे। जब सावित्रीबाई स्कूल जाती तो लोग उनके तरह तरह से अपमानित करते, परंतु वह महिला अपमान का घूंट पीकर भी अपना कार्य करती रही। इस पर लोगों ने ज्योतिबा को समाज से बहिष्कृत करने की धमकी दी और उनके पिता के घर से बाहर निकलवा दिया। गृह त्याग के बाद पति पत्नी को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु वह अपने लक्ष्य से डिगे नहीं। अंधेरी काली रात थी, बिजली चमक रही थी। महात्मा ज्योतिबा को घर लौटने में देर हो गई थी। वह सरपट घर की ओर बढ़े जा रहे थे। बिजली चमकी। उन्होंने देखा आगे रास्ते में दो व्यक्ति हाथ में चमचमाती तलवारें लिए जा रहे हैं। वह अपनी चाल तेज कर उनके समीप पहुंचे। महात्मा ज्योतिबा ने उनसे उनका परिचय व इतनी रात में चलने का कारण जानना चाहा। उन्होंने बताया, हम ज्योतिबा को मारने जा रहे हैं। महात्मा ज्योतिबा ने कहा, उन्हें मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? उन्होंने कहा, पैसा मिलेगा। हमें पैसे की आवश्यकता है। महात्मा ज्योतिबा ने क्षण भर सोचा, फिर कहा, मुझे मारो, मैं ही ज्योतिबा हूँ। मुझे मारने से अगर तुम्हारा हित होता है तो मुझे खुशी होगी। इतना सुनते ही उनकी तलवारें हाथ से छूट गई। वह ज्योतिबा के चरणों में गिर पड़े और उनके शिष्य बन गए। महात्मा ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज नामक संगठन की स्थापना की। सत्यशोधक समाज उस समय के अन्य संगठनों में से अपने सिद्धांतों व कार्यक्रमों के कारण भिन्न था। सत्यशोधक समाज पूरे महाराष्ट्र में शीघ्र ही फैल गया। सत्यशोधक समाज के लोगों ने जगह जगह दलितों और लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल खोले, छुआछूत का विरोध किया, किसानों के हित की रक्षा के लिए आंदोलन चलाया। महात्मा ज्योतिबा का व उनके संगठन के संघर्ष के कारण सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट पास किए। धर्म, समाज और परंपराओं के सत्य को सामने लाने हेतु उन्होंने अनेक पुस्तकें भी लिखी। नवंबर सन 1890 को उनका देहांत हो गया। उनकी कुछ लिखी हुई पुस्तकें हम आपको बताते हैं, जैसे तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी, राजा भोसले का पाखंडा, ब्राह्मणों का चतुराय, किसान का कोड़ा, अछूतों की कैफियत, ऐसे उन्होंने पुस्तकें लिखी। आप हमारे वीडियो के साथ ऐसे ही बने रहिए। तब तक के लिए जय भारत, जय।